Hello everyone, welcome to my channel NT-NET Commerce Classes. Today I will discuss। आज हम इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं ओलिगोपोली। पहले आपको बता देती हूँ कि ओलिगोपोली का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक्स में ओलिगोपोली का मतलब होता है जिसमें बहुत कम सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं और नंबर ऑफ़ बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, ये होता है ओलिगोपोली। मतलब कि जो प्रोड्यूसर हैं वो केवल 2 या 3 होंगे, बस लास्ट फ्यू होंगे, थोड़े से होंगे, और जो बायर होंगे वो बहुत सारे होंगे। इसलिए ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं उनके अंदर बहुत सारी बायर्स आते हैं। मतलब वो एक अच्छी पोजीशन पर होते हैं, वो दूसरे लोगों को एंट्री करने से बैरियर्स लगा देते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं कि उसके अगर हमने ओलिगोपोली मार्केट में एंटर करना है तो हमें बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और ये फ्रेशर्स जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए क्या होता है, ओलिगोपोली में ज़्यादा जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते। इसको हम ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। और इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो किंग डिमांड कर्व होता है। ठीक है जी, और वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कारण, क्योंकि जहाँ लेस इलास्टिक होगा वहाँ किंग डिमांड कर्व अलग होगा, और जहाँ मोर इलास्टिक होगा वहाँ अलग होगा। ठीक है जी, ये दो जो मार्केट होती हैं उनका मिक्सअप होता है। ठीक है, एक तो होता है मोनोपोली का, एक मोनोपोली कंपटीशन का। जो मोनोपोली होती है उसमें डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक, और जो मोनोपोली कंपटीशन होता है उसमें डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। इसीलिए क्या होता है, इसका जो डिमांड कर्व होता है वो किंग डिमांड कर्व होता है। चलिए पढ़ते हैं, ओलिगोपोली के मॉडल्स पढ़ते हैं। पहला जो ओलिगोपोली का मॉडल है वो है कॉर्नोट ओलिगोपोली मॉडल्स। ये किसने दिया था, कॉर्नोट फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1838 में इसको दिया था। ठीक है जी, ये मॉडल जो था ये बहुत ही ओल्डेस्ट मॉडल है ओलिगोपोली को पढ़ने का। ये केवल ये बताता है, ये मॉडल क्या बताता है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स की। एक इंडिविजुअल फर्म्स है वो कैसे बिहेवियर करती है। ठीक है जी, और इसमें जो कॉल्यूजन नहीं होता, कॉल्यूजन का मतलब होता है कि फर्म जो है आपस में मिलकर कॉल्यूड कर लेती हैं, संगठन बना लेती हैं, ताकि वो अपने जो हमारा मार्केट है उस पर क्या कर सकें, मोनोपोली कर सकें। और लेकिन जब ये ओलिगोपोली होती है और जो कॉर्नोट मॉडल है रिलेटेड ये किससे रिलेटेड नहीं है, नॉन कॉल्यूजन से रिलेटेड है, कॉल्यूजन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, इसमें फर्म जो है अलग अलग बिहेवियर करती हैं, इंडिविजुअल फर्म से अलग अलग रिएक्शन क्रिएट करती हैं। चलिए पढ़ते हैं कि जो कॉर्नोट मॉडल था उसकी एजम्पशंस क्या थी। कॉर्नोट मॉडल में ये एजम्पशन थी कि वो ये सोचते थे कि जो उसका राइवल है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर वो अपना आउटपुट चेंज करे तो उसका जो कॉम्पिटिटर है, उसका जो राइवल है, वो अपने आउटपुट को फिक्स रखेगा। ठीक है जी, ये उनका रिएक्शन था। बट क्या होता है कि जो कॉर्नोट मॉडल है उसमें कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि ए ने चेंज कर लिया कि मैं अपना प्रोडक्शन इतना कर रहा हूँ, वो सोचेगा कि बी नहीं चेंज करेगा। फिर बी सोचेगा कि बी चेंज करेगा, बी सोचेगा कि ए नहीं चेंज करेगा। इस तरह इसमें क्या होता है, नेस इक्विलिब्रियम हो जाता है। दोनों की जो प्रोड्यूसर हैं उनका जो आउटपुट हो जाता है वो एक दूसरे के पॉइंट पर आकर कट कर जाता है, उसको हम इक्विलिब्रियम कह देते हैं। ठीक है जी, और इसमें पढ़ते हैं कि चैम्बरलिन ने एक अपनी फेमस बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ द मोनोपोलिस कॉम्पिटिशन। उसने मोनोपोलिस कॉम्पिटिशन के बारे में चैम्बरलिन ने स्टडी की थी, और कॉर्नोट मॉडल को इंक्लूड करने के बाद ये जो ओलिगोपोली मॉडल है उसको समझना बहुत ही आसान हो गया था। चलिए पढ़ते हैं आगे। कहता है कि चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या होता है ओलिगोपोली के बारे में, उसके मॉडल्स की डेट तारीख, किसने दिया किसने नहीं दिया, उसके बारे में दे रखा है। नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, कॉर्नोट मॉडल जो है ड्यूलोपोली का मतलब होता है जिसमें 2 प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है जी, जो कॉर्नोट ड्यूलोपोली मॉडल है वो 1838 में दिया गया था, और जो बर्नार्ड ड्यूलोपोली मॉडल है वो 1880 में दिया गया था, और जो एजवर्थ ड्यूलोपोली मॉडल है वो 1897 में दिया गया था। ठीक है जी, और स्टैकील जो ड्यूलोपोली मॉडल है वो 1933 में दिया गया था। ठीक है, चैम्बरलिन ड्यूलोपोली मॉडल 1934 में, सुजी जो है उसका 1939 में, और न्यूमैन मॉन्गेस्टर गेम्स थ्योरी जो थी वो 1944 में दी गई थी। ठीक है जी, और जो बॉमल का मॉडल था वो 1959 में दिया गया था। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को। ठीक है जी, और लॉ ऑफ डिमांड का ऑरिजिनेटर कौन है, जिसने लॉ ऑफ डिमांड को बनाया था, वो है मार्शल। ठीक है जी, उसके बाद रिवील रेफरेंस थ्योरी, उसको किसने दिया था, पाउले सैमुएल्सन ने दिया था। उसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी न्यू क्लासिकल अप्रोच, उसे किसने दिया था, मार्शल ने। उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी या फिर इंडिफरेंस कर्व्स को किसने दिया था, FY एजवर्थ ने दिया था। विल्फ्रेडो पेरेड्रो, ई स्लस्की, हिस्क ने वगैरह ने दिया था। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व जो है एनालिसिस करता है
क्या कर कि नो आइसो यूटिलिटी कर्व्स, मतलब ये बताता है इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है हमको कि हम जो कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स जो हमें सेम यूटिलिटी दे रही हों, ठीक है जी, ये बताता है। उसके बाद हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। ये डेट तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं यूजीसी से रिलेटेड, क्योंकि पेपर में आ जाता है कि कॉर्नोट मॉडल कब दिया गया था 1838 में, बर्नार्ड मॉडल कब दिया गया था 1880 में, एजवर्थ मॉडल किसने कब दिया था, ठीक है जी, 1897 में, स्टेक हिल मॉडल 1933 में, चैम्बरलिन 1934 में, सूजी 1939 में। इस तरह ये आ जाता है कई बार पेपर में, आपने ये सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद पढ़ते हैं कॉर्नर-ड्यूलिगो-पॉली मॉडल। ये 1838 में दिया गया था, ठीक है जी। और इसके ये बताता है, इसकी एक ही एजम्पशन थी कि जो दूसरा वाला हमारा कॉम्पिटिटर है वो अपना जो आउटपुट है वो चेंज नहीं करेगा, फिक्स अपना आउटपुट रखेगा, ठीक है जी। और कॉर्नर-ड्यूलिगो-पॉली आउटपुट इज़ 2/3 ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, ये कुछ इस तरह ही बताता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम है, ठीक है जी। ये वो पहला जो सोचता है वो सोचता है कि जो पहला वाला है उसका ये आउटपुट है, दूसरा वाला का ये वाला आउटपुट है, मतलब कुछ इस तरह इसका आउटपुट जो है चेंज होता रहता है। किस तरह? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो दूसरा वाला चेंज नहीं करेगा, बट मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर इसी तरह वो ये सोचता है और दोनों आकर क्या हो जाते हैं, एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं, ठीक है जी। और उसमें क्या हो जाता है, ये उसका नाइस इक्विलिब्रियम हो जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं, ये इसकी कुछ प्रोसेस है कि जो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं बर्नार्ड जो था वो एक इकोनॉमिक्स मैथमेटिशियन था, इकोनॉमिक्स नहीं था, मैथमेटिशियन था, ठीक है जी। और उसने ड्यूलिगो-पॉली के उसको सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया। ये जो हमारा कॉर्नोट मॉडल है उसके जस्ट बाद आता है जो बर्नार्ड है, वो क्या कहते हैं कि देयर वाज नो लिमिट टू फॉल इन द प्राइस। कहता है कि कोई प्राइस को फॉल करने की कोई लिमिट नहीं होती, सिंस ईच प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज लोअर द प्राइस बाय द अंडर बेडिंग द अदर एंड इंक्रीजिंग हिज सप्लाई ऑफ आउटपुट अंटिल द प्राइस बिकम इक्वल टू द हिज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहता है कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है अपने जो प्राइस है उसको इतना कम कर देगा और अपनी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज़ कर देगा, उसकी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। वो अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट मतलब अपना जो प्राइस है उसको तब तक कम करता रहेगा जब तक कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है और उसका जो प्राइस है दोनों बराबर नहीं हो जाते, ठीक है जी। और जो अकॉर्डिंग मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज़ लेस देन द परफेक्ट कंपटीशन आउटपुट। जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है ना वो लेस देन है परफेक्ट कंपटीशन के आउटपुट के से, ठीक है जी। देयरफॉर अंडर इट प्राइस इज हायर देन द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस। ये कहता है कि जो हमारा कॉर्नोट मॉडल है वो कहता है कि जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है वो ओलिगोपॉली में कम होता है परफेक्ट कंपटीशन आउटपुट की से तुलना करने में। फिर कहता है कि क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो प्राइस होता है वो कम होता है और जो हमारा ओलिगोपॉली मॉडल होता है उसमें हमारा प्राइस ज़्यादा होता है, इसीलिए ये डिफरेंस आता है। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड क्या कहते हैं कि मॉडल एंड प्राइस अंडर द ड्यूलिगो-पॉली आर इक्वल टू दोज अंडर द प्योर कॉम्पिटिशंस। कहता है कि जो हमारा प्राइस है और आउटपुट है वो ड्यूलिगो-पॉली में और प्राइस जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें दोनों में इक्वल होते हैं। उसके बाद एजवर्थ पढ़ते हैं, ठीक है जी। एजवर्थ क्या था, ये एजवर्थ एक फेमस इकोनॉमिक्स था, फ्रेंच इकोनॉमिक्स था, ठीक है जी। उसने ऑल्सो उसने कॉर्नोट-ड्यूलिगो-पॉली के सॉल्यूशन पर अटैक किया। ही क्रिटिसाइज द कॉर्नोट अजम्पशंस को उसने क्रिटिसाइज किया। ईच ड्यूलिगो-पॉलिस्ट बिलीव दैट हिज राइवल विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट इररेस्पेक्ट ऑफ व्हाट ही हिमसेल्फ माइट डू प्रोड्यूस। इसने जो कॉर्नोट ने अजम्पशन दी थी ना कि वो फिक्स रखेगा, इसको उसने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है जी। जो एजवर्थ था उसकी एजम्पशन थी कि अगर जो है ए एंड बी दो फर्म है, अगर ए सोचता है कि मैं अपना प्राइस चेंज कर लूँ तो वो ये सोचेगा कि दूसरा वाला जो है वो अपना प्राइस चेंज नहीं करेगा, वो सेम प्राइस पर ही अपना जो प्रोडक्शन है वो करता रहेगा, ठीक है जी। इसमें पहले हमने जो कॉर्नोट पढ़ा था उसमें वो सोचता था कि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो अपना आउटपुट सेम रखेगा, इसमें ये सोचता है कि उसका जो प्राइस है वो सेम रखेगा दूसरा वाला कॉम्पिटिटर, ठीक है जी। इसलिए वो अपने प्राइस में कम करता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अंडर द ओलिगोपॉली के अंदर। ओलिगोपॉली में प्राइस लीडरशिप का मतलब होता है कि इसमें कुछ फर्म होती हैं जो कि लीडर फर्म होती हैं, वो प्राइस को डिसाइड करती हैं और जो उसकी फॉलोअर्स फर्म होती हैं वो उस प्राइस को फॉलो करती हैं, ठीक है जी। ओलिगोपॉली में क्या होता है, बहुत सारी जो फर्म तो नहीं होती बट एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको प्राइस लीडर बोलते हैं। वो जो प्राइस को लीड करती है, मतलब वो प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है जी। दिस ऑल्सो हेल्प इन अटेनिंग द इफेक्टिव प्राइस लीडरशिप
विच वर्क अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो काम करती है। नंबर फर्स्ट है व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल, जो ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी वो स्मॉल होंगी तभी ये डोमिनेंट होगी। एंट्री टू द इंडस्ट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी जो फर्म है वो इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकती। जो वो उनका जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही हैं वो होमोजीनियस है, और डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है और लेस इलास्टिक है। ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ द लीडरशिप। लीडरशिप कितने टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि डोमिनेंट पोजीशन पर होती है इंटायर द इंडस्ट्री में, और वो प्राइस को डिसाइड करती है, और जो उसकी फॉलोअर फर्म होती हैं वो क्या करती हैं, उस प्राइस को फॉलो करती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं ब्रोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ये तो पढ़ ली हमने डोमिनेंट। उसके बाद पढ़ते हैं ब्रोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। प्रेफर टू ए लीडरशिप इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर द चेंज इन प्राइस एट फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्राइस डिक्लेयर करती है कि प्राइस में चेंज होएगा फर्स्ट, सबसे पहले। अज्यूम दैट द अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड एक्सेप्ट इट, और ये अज्यूम करती है कि जो दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेंगी, उसको प्राइस को एक्सेप्ट कर लेंगी। द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डोमिनेंट, वो डोमिनेंट पर नहीं है, रादर अदर एंड नीड नॉट टू बी द लीडर इन द इंडस्ट्री। वैसे वो डोमिनेंट नहीं है, नहीं वो लीडर है, बट वो अज्यूम करती है कि वो उसको फॉलो करेंगी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। बट जो डोमिनेंट में था वो क्या था, वो डोमिनेंट पोजीशन पर थी, और इंडस्ट्री कैन नॉट इन्फ्लूज द प्राइस। जो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है वो मतलब उसको फ्यूज नहीं कर सकती। डोमिनेंट वाली ने जो प्राइस डिसाइड किया है और दूसरी वाली फर्म उसको प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती, बट इसमें कर सकती हैं ब्रोमेट्रिक में। उसके बाद पढ़ते हैं अग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। ये बताता है कि ए लीडरशिप इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज इस सुपरमेशी बाय द थ्रीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो इट्स लीडरशिप। ठीक है जी, यह अग्रेसिव गुस्से वाला है। ठीक है जी, ये क्या करता है, उसको डराता है, धमकाता है, अपने अंदर लाता है, कहता है कि जो मैं प्राइस डिसाइड कर रहा हूँ सारी फर्म ने वही प्राइस ही रखना है। ठीक है जी, ये एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक्सरसाइज करती है जो लीडरशिप को बाय द अग्रेसिव प्राइस पॉलिसी। ठीक है, ये हमने 3 तरह की प्राइस लीडरशिप पढ़ी। कौन सी, डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, ब्रोमेट्रिक और अग्रेसिव। उसके बाद हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडिटर्मिनेंट अंडर। हमने क्वेश्चन है, PYQ है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल होता है, अनडिटर्मिनेंट होता है, अंडर विच किस में होता है, एजवर्थ में होता है। एजवर्थ में क्यों होता है, क्योंकि ये सोचते हैं कि उसका जो मतलब उसमें प्राइस, मतलब अगर मैं चेंज कर रहा हूँ अपने प्राइस में तो मेरा जो राइवल है वो अपना प्राइस चेंज नहीं करेगा। ठीक है जी, ये सजेशन होती है, इसीलिए उसमें वो अपना प्राइस कम करते चले जाते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अनस्टेबल और इनडिटर्मिनेंट होता है। उसके बाद पढ़ते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। उसके फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉस्ट, फुल कॉस्ट एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो कि प्रोडक्ट में लगने वाली कॉस्ट को कवर करता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट में क्या क्या कॉस्ट होती है, मटेरियल होता है, लैंड होता है, लेबर होता है, ठीक है जी, वेजेस वगैरह सब कुछ, और इसमें एक परसेंटेज प्रॉफिट ऐड कर दी जाती है उसकी कॉस्ट में। उसको हम क्या बोलते हैं, फुल कॉस्ट या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोलते हैं, या एक्सपेक्टेड कॉस्ट बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, गोइंग रेट प्राइसिंग सेकंड होता है। गोइंग रेट प्राइसिंग ये ऐसा प्राइसिंग होता है जो कि मार्केट में चल रहा होता है। ठीक है जी, जिस पर सब कुछ सब जो प्रोड्यूसर हैं वो बेच रहे होते हैं। ठीक है जी, तो वही हम प्राइस रख लेते हैं। ठीक है, ही चार्ज ए प्राइस कीप विद द व्हाट द फॉलोअर्स आर चार्जिंग। जो और फॉलोअर्स जो चार्ज कर रहे हैं वही हम चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद होता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग अपीयर टू सजेस्ट दैट द प्राइस चार्ज शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। इसमें प्राइस कितना चार्ज किया जाता है, जितना हमारे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है जी, इतना उसमें प्राइस जो है चार्ज किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, न जो कि हम एक अदर यूनिट बनाने की जितनी भी कॉस्ट आती है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं। ठीक है जी, उतना ही प्राइस चार्ज कर लिया जाता है जितना कि हमने मार्जिनल कॉस्ट हमारी आई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्यूटिव प्राइसिंग। ये एक ऐसी होती है जो कि फील होता है। इट इज़ रेस्पॉन्स और रिएक्शन टू फील द मार्केट। इंट्यूशंस, मार्केट हमें क्या फील हुआ उसके तौर पर हमने क्या रिएक्शन हुआ, हमारी क्या फील हुआ कि नहीं इतने का है, फीलिंग जगी, उसके कारण होता है ये। उसके बाद होता है एक्सपेरिमेंटल प्राइसिंग इन रिसर्च ऑफ एन ऑप्टिमम प्राइस। द फर्म टेक्स सम cognizance of the demand for the product and proceed to fix a price by the trial and error method. Usually the same sample of test market is selected. Price is varied to see the reactions and observes
एंड आर ए प्राइस मैक्सिमम द प्रॉफिट। ये कहता है कि इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर होता है। इसमें हम सीधा प्राइस ऐसे ही नहीं कर सकती, कोई हमारी इंट्यूशन जगह हमने प्राइस रख दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं, मार्केट में सैंपल भेजते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है, जैसे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए। उसके बाद पढ़ते हैं इमीडिएटिव प्राइजेज। ये कॉपी करने वाला प्राइस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्म फिक्स इट्स प्राइस इक्वल टू द अदर फर्म के जैसे ही अपना प्राइस रख लेती है कॉपी करके। स्कीमिंग प्राइसिंग, ये एक ऐसी प्राइसिंग होती है, मलाई प्राइसिंग इसे बोलते हैं। जैसे कि आईफोन वाले स्टार्टिंग में जब हमारा प्रोडक्ट, जब उनका आईफोन आता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखते हैं, तो क्या होता है वो मार्केट में अपनी मलाई उतार कर खा जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट जो होता है उसको ले लेते हैं, खा जाते हैं उसको। सबसे पहले ज़्यादा अपनी जो मतलब उसका जो प्रोडक्ट है पहले वो हाई प्राइस पे बेचेंगे, उसके बाद उसको लो प्राइस पर रख देंगे, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। उसके बाद बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये ऐसा होता है, सबसे पहले इसको लो प्राइस रखते हैं, फिर उसके बाद हाई हो जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले मार्केट में एंटर करेंगे लो प्राइस से, उसके बाद हाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है, पहले सस्ता आता है फिर थोड़ा महंगा कर देते हैं उसे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। उसके बाद साइक्लिकल प्राइसिंग क्या होता है, साइक्लिंग होता है ये बूम और डिप्रेशन के कारण जो भी प्राइस हमारा डिसाइड होता है, फ्लक्चुएशन के कारण वो ही हमारा प्राइस होता है। उसके बाद रिफ्यूज़ल प्राइसिंग ऐसा होता है, लेना है लो, नहीं लेना तो घर के जाओ। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, ये रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है जी, ये एक नो प्राइसिंग रिडक्शन इज़ पॉसिबल, कोई प्राइस रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। कुछ ऐसे शोरूम्स होते हैं जैसे कि पलवल में है कृष्णा शोरूम, उसमें क्या होता है प्राइस फिक्स होता है, अगर आपने लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। ठीक है जी, ये वो रिफ्यूज़ल प्राइसिंग जो पॉलिसी है वो फॉलो करते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग या डबल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है क्या, वो बंदे का माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि कुछ टी शर्ट्स पर लिखा होता है 99 रुपीज़। अब ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। उन्होंने 100 भी रखना है, बस 1 रुपये ही कम है, बट वो 99 ही क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उस पर ऐसा लगता है हाँ भाई 100 रुपये से कम है। मतलब साइकोलॉजी इस तरह की बना देते हैं। ठीक, या फिर कहते हैं कि जैसे कि 99 में एक है तो हम बोलते हैं कि 199 की 2 हो गई, कुछ ऐसे कुछ रखते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिक प्राइसिंग होता है। इसमें क्या होता है, ए हाई प्राइस इज मेंटेन वेयर द बायर अटैक प्रेस्टिसाइज। इसमें क्या होता है, हायर प्राइस हम रखते हैं, इसमें हम हायर प्राइस रखते हैं। उसके बाद है कस्टमरी प्राइसिंग। इसमें इट इज़ चार्ज किंग डिमांड कर। कस्टमरी प्राइसिंग होता है, ये किंग डिमांड की तरह होता है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर होता है। जो जैसे हमने ज्वेलरीज वगैरह बनानी होती हैं, सुनार वगैरह क्या रखते हैं, सुनार क्या वैसे मोस्टली वो तो नॉर्मल प्राइस ही रखते हैं, बट कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिनको इंडिविजुअल के बेस पर बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, तो वो कस्टमाइज प्राइसिंग होता है, इसमें किंग डिमांड कर होता है। उसके बाद पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ द वेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं वेजेस फंड थ्योरी। वेजेस फंड थ्योरी जो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। कब दी थी, 1723 से 1790 में ये थ्योरी जो है इन्होंने बनाई थी, और इसका जो जब दी गई थी। ठीक है जी, उसके बाद पढ़ते हैं कि ये थ्योरी किस पर बेस करती है। ये सजम्पशन पर बेस करती है कि वर्कर्स को पेड करना चाहिए, जो कहता है कि प्री डिटरमाइंड फंड ऑफ द वेल्थ। तो वर्कर आर पेड वेजेस आउट ऑफ द प्री डिटरमाइंड फंड ऑफ वेल्थ। जो पहले से ही जो फंड डिसाइड किए गए हैं उनमें से ही अपने वर्कर्स को पेमेंट किया जाना चाहिए। दिस फंड इज कॉल्ड द वेजेस फंड। उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस फंड बोलते हैं। क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सेविंग। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सेविंग जो हम करते हैं उससे ही बनाए जाते हैं। एडम स्मिथ ने इसको दिया था। ठीक है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि वेजेस फंड थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी, 1723 से 1790 में दी थी। उसके बाद है सबसिस्टेंस थ्योरी। सबसिस्टेंस थ्योरी किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने। सबसिस्टेंस थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी 1772 से 1823। 1772 में ये इनका बॉर्न हुआ होगा शायद, 1772 से 1823 तक। ये थ्योरी किस पर बेस करती है, द लेबर आर पेड टू इनेबल दैम टू ए सब्सटेंस एंड परपेचुएट रेस विदाउट ए इंक्रीज इन डिमेंशंस। दिस पेमेंट इज कॉल्ड द सब्सटेंस वेजेस। ये कहता है कि जो हमने अपने वर्कर्स को पेमेंट करनी है वो कम से कम इतनी देनी चाहिए कि उनका जो ये सबसिस्टेंस थ्योरी होती है जो उसने डेविड रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो का मानना था कि हमने जो वेजेस हमने अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है वो कम से कम मिनिमम तो उसे देनी है। ठीक है जी, अगर हम मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा देंगे तो अच्छी बात है। मतलब मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ़ वर्कर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, उनकी वेल्थ बढ़ेगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। ठीक है जी, अगर वो कहते हैं कॉन्ट्रेरी, अगर हम देते हैं
मिनिमम वेजेस से कम देते हैं तो क्या होगा, वर्कर्स छोड़कर चले जाएंगे, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, कंपनी डिक्लाइन हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, उसको बंद हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि वेजेस को मिनिमम वेजेस से थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है, डेबिट रिकार्डो कहते हैं। उसके बाद है सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस। ये थ्योरी किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी 1849 से 1883 तक। दिस थ्योरी इज बेस्ड द अजम्पशन ऑफ, किस क्या बेस करती है कि अदर आर्टिकल्स, लेबर इज ऑल्सो एन आर्टिकल, लेबर क्या है, एक आर्टिकल है, ठीक है, विच कुड बी परचेज ऑन पेमेंट ऑफ इट्स प्राइस, हम इसको परचेज कर सकते हैं उसकी पेमेंट देकर, मतलब उसको वेजेस देकर हम उसको परचेज कर सकते हैं, उससे काम करा सकते हैं। दिस पेमेंट कॉल द कार्ल मार्क्स ने इसको बताया था कि इट इज़ एन सबसिस्टेंस लेबर विच इज़ लेस देन इज प्रोपरेशन टाइम ऑफ लेबर। ये कहता है कि जो हमारा लेबर होता है हम उसको मतलब काम करा सकते हैं उसको मिनिमम वेजेस देकर, और ये पेमेंट क्या होती है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये एक मिनिमम वेजेस होती है, ठीक है, जो लेस देन होती है किससे, उसका जो लेबर ने काम किया है उससे हमें कम देते हैं, और जो सरप्लस होता है वो किसके पास चला जाता है, ऑनर के पास चला जाता है, ठीक है जी। जो कार्ल मार्क्स होता है उसको वेल नॉन फॉर हिज एडवोकेशन इन फेवर ऑफ द लेबर। ये कहता है कि जो हमारी लेबर है उसको मिनिमम वेजेस से ज़्यादा देना चाहिए, सरप्लस वैल्यू देनी चाहिए, ये उस पर बेस करता था। उसके बाद है रेजिडुअल क्लेमेंट्स थ्योरी। ये थ्योरी जो थी किसने डेवलप की थी, फ्रैंक वॉकर ने दिखी थी, कब थी, 1840 से 1897 में। अकॉर्डिंग टू वॉकर कहते हैं देयर वर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो कहता है कि जो हमारी लैंड होती है उसको क्या चला जाता है, उसको उसका रेंट चला जाता है, जो कैपिटल होती है उसको इंटरेस्ट चला जाता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या चला जाता है, प्रॉफिट चला जाता है, बचता कौन है, लेबर। तो लेबर को भाई अच्छी सी वेजेस दी जानी चाहिए, ठीक है जी। वंस ऑल द 3 फैक्टर्स आर रिवॉर्डेड दैट द रिमेन लेफ्ट इज पेड टू एज ए वेजेस टू वर्कर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वर्कर इज ए रेजिडुअल कैलिमेंट, वर्कर एक कैलिमेंट होता है जो कि रह जाता है, ये जी वॉकर ने दिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये किसने दी थी, फिलिप्स हेनरी विकस्टीर ने दी थी, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और जॉर्ज बैट क्लार्क ने दी थी ऑफ यूएसए। किसने दी थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो थी फिलिप्स हेनरी ने दी थी और बैट्स क्लार्क ने दी थी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेजेस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट बाय द लास्ट वर्कर्स। कहता है कि ये वेजेस जो है वे डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शंस कंट्रीब्यूट बाय द लास्ट वर्कर ने जितना भी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया है उसके बेस पर डिसाइड की जाती है, जैसे मार्जिनल वर्कर कहते हैं ये, ठीक है जी। हिज एंड हर प्रोडक्शन इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्शन, जो कि लास्ट वर्कर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन भी कहते हैं। द वेजेस आर पेड एट ए लेवल इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर। कहते हैं कि हम वेजेस को देते हैं एट ए लेवल, उस लेवल पर, इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है ऑफ ए लेबर की उसके बराबर देते हैं। MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट विच इज़ द इंक्रीमेंट टू रेवेन्यू कॉज बाय इंक्रीमेंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द लास्ट लेबर एम्प्लॉयड, ठीक है जी। ये वही होता है कि मार्जिनल जो रेवेन्यू आया उसके बेस पर ही ये प्रोडक्ट जो हमारी वेजेस है वो दी जाती है। इसलिए किया किसने दिया था, इसे फिलिप हेनरी एंड बैट्स क्लार्क ने दिया था। उसके बाद बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। बार्गेनिंग थ्योरी किसने दी थी, जॉन डेविडसन ने दी थी, ठीक है जी। ये प्रपाउंडर थे इसके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ द वेजेस डिपेंड ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन ऑफ एन एम्प्लॉई। कहता है कि जो हमारी एम्प्लॉयर है और जो वर्कर है, जो ट्रेड यूनियन है वर्कर्स की, उसके जो बार्गेनिंग पावर है उस पर ही डिपेंड करती है उसकी वेजेस, ठीक है जी, वो कितना डिसाइड कर पाते हैं। उसके बाद है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस। ये जो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस थी ये बेस करती है ऑन रिसर्च स्टडी एंड एक्शन प्रोग्राम कंडक्ट सम बिहेवियरल साइंटिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप द थ्योरी ऑफ द वेजेस। ये किस पर बेस करती है, जो बिहेवियर है साइंटिस्ट का, ठीक है जी, जिन्होंने इस पर काम किया उस पर ये थ्योरी जो है बेस करती है। देयर थ्योरी आर बेस्ड ऑन एलिमेंट्स लाइक द एम्प्लॉई एक्सेप्टेंस टू ए वेजेस लेवल, कि जो एम्प्लॉई है वो कितना एक्सेप्ट करते हैं वेजेस लेवल को, एंड प्रेवेलेंट इंटरनल वेजेस स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉय कंसिडरेशन ऑन द मनी और वेजेस एंड सैलरी आर मोटिवेटर्स। मतलब ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करती है, ठीक है जी। ये हमारी जो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस थी। उसके बाद पढ़ते हैं मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट भी बहुत अच्छा टॉपिक है, 2 नंबर में आसानी से आ सकता है। M1 का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है जी। M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है C+, DD और प्लस OD। C का मतलब होता है
प्रेफर टू करेंसी विच इंक्लूड कॉइन, पेपर एंड नोट्स हेल्ड बाई पब्लिक। ठीक है जी, किसने द्वारा? इसमें कॉइन होते हैं, पेपर होते हैं, नोट्स होते हैं। उसके बाद है डी डी में क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक। क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक कॉमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद है ओडी, कॉमर्शियल बैंक के साथ था डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद है दूसरा ओडी। ओडी क्या होता है? अदर डिपॉजिट लाइक द डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईडीबीआई फॉरेन सेंट्रल्स। इसमें क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होती है विद आरबीआई के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आईबीडीआई के साथ। इसमें था डिमांड डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के साथ, इसमें डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिमांड डिपॉजिट। ठीक है जी, इसमें सी प्लस डी डी प्लस ओ डी M1 में होता है। ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बैंक ऑफ फॉरेन पीजीएस, जो इसमें पहले वाले पार्ट्स में ही था, ये IMF वगैरह, इट इज़ ए मोस्ट लिक्विड एंड नैरो कंसेप्ट है ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं M2 में क्या होता है? ये बॉर्डर कंसेप्ट है ऑफ मनी सप्लाई कंपेयर टू M1 के कंपेयर में ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसमें M1 क्या है? इंक्लूड होता है। इसमें क्या होता है? M2 होता है M1 प्लस सेविंग ऑफ पीपल विद पोस्ट ऑफिस। M1 में क्या था? C प्लस DD प्लस OD, और इसमें क्या एक और प्लस हो गया? सेविंग ऑफ पीपल विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के साथ पीपल की जो सेविंग है। M3 इज़ अ बॉर्डर कंसेप्ट होता है, M1 से इसका बड़ा होता है M3 भी। M3 में क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। टाइम के डिपॉजिट, जो नेट टाइम डिपॉजिट मतलब कि कुछ टाइम के लिए जो फिक्स अमाउंट हम डिपॉजिट कराते हैं कॉमर्शियल बैंक में, वो आता है। क्या आता है? टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। ठीक है जी, उसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद इट कंटेन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एंड मनी मार्केट फंड्स विद मोर देन 24 आवर्स मेच्योरिटी पीरियड्स। ठीक है जी, इसमें ये भी इंक्लूड होता है। उसके बाद पढ़ते हैं M4 इट इज़ द मोस्ट बॉर्डर कंसेप्ट दैट एनी अदर एसेप्ट। जितने भी हमने एसेप्ट पढ़े उससे ये ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ लो इन लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी इसमें कम होती है। इट इंक्लूड M3 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस अदर देन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें नहीं होते। M4 में M3 होता है और सेविंग विद पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है जी, और M3 में क्या होता है? M3 में होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, और इसमें क्या होता है? M3 में क्या होता है? सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइजिंग ए न्यू प्रोडक्ट, कि एक न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह होती है। प्राइसिंग इज़ ए क्यूरिकल मैनेजमेंट डिसीजंस, ये मैनेजियल डिसीजंस है, सॉरी। ठीक है, जो मैनेजियल होते हैं वही इसका डिसाइड करते हैं। मोस्ट कंपनीज डोंट एनकाउंटर इट इन ए मेजर वे ऑन एन डे टू डे बेसिस। ठीक है जी, उसके बाद है देयर इज़ नो नीड टू फॉलो ए सर्टेन एडिशनल गाइडलाइंस इन द प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करने की ज़रूरत होती है जो हमारा प्राइस होता है न्यू प्रोडक्ट का, उसको डिसाइड करने में। द मार्केट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट पोज प्रॉब्लम फॉर एनी फर्म बिकॉज न्यू प्रोडक्ट हैव नो पास्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमने नए प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टी का काम हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है जी, प्राइस फिक्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट मस्ट, हमने क्या क्या याद रखना है, ध्यान रखना है जब हम प्राइस को फिक्स कर रहे हैं ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। क्या नंबर फर्स्ट है अर्न गुड प्रॉफिट, कि हमें गुड प्रॉफिट अर्न हो फॉर ए फर्म के लिए ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी लाइफ को चलाने के लिए प्रोडक्ट की। उसके बाद प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एट चीपर प्राइस। ये नहीं है कि हमने प्राइस डिसाइड कर दिया बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें गुड प्रॉफिट लेना था, ऐसा नहीं होता। हमें बेटर क्वालिटी के साथ साथ चीपर रेट भी होना चाहिए। फास्ट स्पीड देन द कॉम्पिटिटर से फास्ट स्पीड होनी चाहिए प्रोवाइड करने की। प्राइस राइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट सब कुछ कवर हो जानी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है सेटिस्फाई पब्लिक क्राइटेरिया सच एज द कंज्यूमर सेफ्टी एंड द इकोलॉजिकल कॉम्पेटेबिलिटी, मतलब उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी है और उसको सेटिस्फाई भी करना है, इस तरह। उसके बाद है फर्म कैन सेलेक्ट 2 टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। स्कीमिंग हमने पढ़ लिया था जिसमें आईफोन वाले थे। आईफोन वाले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं फिर लो प्राइस रख देते हैं। उसके बाद है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसमें क्या होता है पहले हम लो प्राइस रखते हैं उसके बाद हम हाई प्राइस रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद होता है मल्टीपल प्रोडक्ट, हमने अब न्यू प्रोडक्ट पढ़ा था, मल्टीपल प्रोडक्ट करेंगे। Traditional theory of price determination is based on the assumption that the firm produce a single homogeneous product। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी प्राइस डिटर्मिनेशन करने की, वो इस बेस पर, इस अजम्पशन पर बेस करती थी कि ये सिंगल होमोजीनियस प्रोडक्ट ही फर्म जो है प्रोड्यूस करती है। बट फर्म यूजुअली प्रोड्यूस मोर देन 1 प्रोडक्ट, जो फर्म होती हैं मोस्टली ज़्यादातर 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, व्हेन फर्म प्रोड्यूस सेवरल प्रोडक्ट, जब फर्म बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, मैनेजर मस्ट कंसिडर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दोज प्रोडक्ट। तो मैनेजर को क्या करना पड़ता है, इंटर रिलेशनशिप करना पड़ता है प्रोडक्ट के बीच में।
फॉर इवेल्यूइंग प्राइस पॉलिसी ऑफ मल्टी प्रोडक्ट सर्टेन बेसिक कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। कहता है कि जब हम मल्टी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं तो हमने कौन सी बातों को ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट क्या रखना है, प्राइस एंड कॉस्ट रिलेशनशिप इन प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन में जो भी हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी कॉस्ट और प्राइस का रिलेशनशिप डिसाइड करना है। डिमांड रिलेशनशिप इन द प्रोडक्ट लाइन, डिमांड के मतलब कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है उसके बेस पर भी ध्यान रखना है। और कॉम्पिटिटिव डिफरेंस कितना है, हमारा प्राइस और कॉम्पिटिशन, हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके प्राइस में कितना डिफरेंस है, ये सब चीज़ों को याद रखनी है। कहता है कि प्राइस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन अंडर द टू डिफरेंट सर्कमस्टेंस। कहता है कि प्राइसिंग करना है ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट का। जॉइंट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो एक साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है जी। व्हेन देयर फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड व्हेन देयर इज़ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये सब चीज़ बातों को हमने ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये वेरी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक्स का। चलिए पढ़ते हैं। कॉपडालस प्रोडक्शन फंक्शन जो था इज़ बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है जी, ये किस पे बेस करता है, एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेड बाय द पाउले एच डगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब। इट इज़ ए लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। क्या है, ए लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, डिग्री है 1, विच टेक इन टू अकाउंट 2 इनपुट्स, जो केवल 2 इनपुट्स को ही ध्यान में रखते हैं। नंबर 1 लेबर and the capital. The entire productivity of manufacturing industry, Cobb-Duck's production function is based expressed as below. इसका क्या होता है, इसमें होता है A लेबर, A C मतलब कैपिटल और B, Q is a production of output and L and C are the input of labor and capital. A B are the positive parameters where A more than होता है 0 से और B more than होता है 0 से। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। नंबर फर्स्ट क्या होता है, ये कह रहा है कि सम ऑफ द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी जो आउटपुट इलास्टिसिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है रिटर्न टू स्केल्स। क्या रिप्रेजेंट करती है, रिटर्न टू स्केल्स। कहता है कि ए और जो बीटा होता है रिमेन कांस्टेंट एंड ए एंड बीटा लाई ए नहीं होता है, अल्फा होता है। अल्फा एंड बीटा हमेशा कांस्टेंट होते हैं और अल्फा और बीटा किसके बिटवीन होते हैं, 0 और 1 के। ठीक है जी। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कांस्टेंट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है और इक्वल टू यूनिटी होता है। इट इज़ एस्टिमेट इनटू द लीनियर रिलेशनशिप, इसे हम लीनियर रिलेशनशिप में एस्टिमेट कर सकते हैं। मॉडल कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी एंड रेशो फॉर्म्स। ठीक है जी, जो मॉडल होते हैं कैन बी एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी में या फिर रेशो फॉर्म में। लीस्ट स्क्वायर टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ कॉब-डक्स प्रोडक्शन फंक्शंस इज बेस्ड ऑन द होमोकेरेसिटी वेरिएशन ऑफ वेरिएबल आर सेम फ्रॉम रिग्रेशन लाइंस। ठीक है जी। डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न इसमें होते हैं और इट इनकॉर्पोरेट टाइम एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड। ओके, ये सब क्या है, इसकी एजम्पशंस हैं कि आउटपुट इलास्टिसिटी जो होती है वो रिप्रेजेंट मतलब सम जो फैक्टर्स की आउटपुट इलास्टिसिटी होती है रिप्रेजेंट करती है रिटर्न टू स्केल्स को। अल्फा बीटा कांस्टेंट होते हैं, वो लाई करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है यूनिटी होती है मतलब कांस्टेंट होती है। इसमें लीनियर रिलेशनशिप को एस्टिमेट करते हैं। मॉडल को यूज मतलब एक्सप्रेस किया जाता है फैक्टर इंटेंसिटी में या फिर रेशो फॉर्म में। लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न होता है। इट ऑन इनकॉर्पोरेट टाइम एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड। उसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शंस या फिर कॉब-डक्स प्रोडक्शन फंक्शंस में क्या क्या सिमिलर होते हैं। नंबर फर्स्ट, जो CES प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसकी डिग्री होती है 1। लाइक द कॉब-डक्स प्रोडक्शन फंक्शंस की तरह ही इसकी डिग्री 1 होती है दोनों की। ठीक है जी। ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स, CES प्रोडक्शन फंक्शन डिस्प्ले करता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स को। इन द CES प्रोडक्शन फंक्शंस एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इन द वेरिएबल C and capital and labor are the standardized degree 0 like all linear standardized production functions। जितने भी all linear standardized production functions होते हैं उसकी तरह ही CES प्रोडक्शन फंक्शंस में मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट की इन द वेरिएबल्स से लेबर एंड कैपिटल में स्टैंडर्डाइज डिग्री होती है 0। ठीक है जी। उसके बाद होती है अबव द प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑफ आइसोक्वांट्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRT ऑफ द लेबर एंड कैपिटल की कैन बी रिप्रेजेंट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स होती है। MRTP क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के। ठीक है। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ लेबर अबव। ठीक है जी। इफ लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर एंड एन इंक्रीज, ये दूसरे के क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं
इनडेफिनेटली इनडेफिनाइट मतलब बहुत कितने भी से हम अनलिमिटेड क्या होते हैं सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सी विल रिक्वायर लेस ऑफ एल, ठीक है, लेबर के फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एज ए कंसिक्वेंट MP ऑफ लेबर विल इंक्रीज, दस द MP ऑफ इनपुट विल इंक्रीज, द अदर आउटपुट इंक्रीज। उसके बाद हम पढ़ते हैं, एक मिनट, उसके बाद पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन और पढ़ते हैं। इसको किसने दिया था? चार्ले W. कॉब ने एंड पाउलो S. डगलस ने। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है जो कि क्या होता है, इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कैन बी सब्स्टिट्यूट वन अनदर अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट ओनली। इसमें क्या होता है, जिसमें हमारा जो CES था इसमें क्या था, अनडेफिनेटली मतलब इनडेफिनाइट मतलब कि बहुत अनलिमिटेड इसको चेंज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशंस को एक दूसरे से। बट इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं उनको केवल हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर वन अनदर अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट ओनली, एक सर्टेन एक्सटेंट तक। द बेसिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शंस एज बिलो। क्या आता है कि क्यू लेबर एंड कैपिटल, इसमें होता है इज कांस्टेंट होता है, ले फॉर लेबर, बीटा एंड के फॉर कैपिटल एंड अल्फा, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसका ये भी फॉर्मूला ही होता है, ठीक है जी। उसके बाद इसे भी हम याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसे पढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होएगा। अगर अल्फ़ा और बीटा मोर देन 1 है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होएगा। अगर अल्फ़ा और बीटा लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स होएगा। इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट तो होता है बट पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। और जो अल्फ़ा एंड बीटा है लेबर एंड कैपिटल के लिए वो क्या होता है, कांस्टेंट आउटपुट इलास्टिसिटी इसकी होती है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स होते हैं इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा 1। मतलब इसमें जो हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस होता है उसमें हमारे अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू 1 होते हैं एंड पॉजिटिव डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, कांस्टेंट आउटपुट इलास्टिसिटी होती है। उसके बाद पढ़ते हैं लियोनटिफ। लियोनटिफ का प्रोडक्शन फंक्शन जो था यूज़ करता है फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट हैविंग नो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन दैम। क्या होता है कि जो लियोनटिफ होता है उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो केवल फिक्स प्रोपोर्शन में ही इनपुट्स को यूज़ करते हैं जो क्या होते हैं एक दूसरे से सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं होते, मतलब वो सब्स्टिट्यूट नहीं होते एक दूसरे के, ठीक है जी। उसके बाद इट इज़ रिगार्डेड एज ए लिमिटिंग केस ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, इट इज़ रिगार्डेड, ये रिगार्डेड होते हैं लिमिटिंग केस होते हैं फॉर कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है ये Q इजकल टू मीन Z1 अपॉन में A, Z2 अपॉन में B, ठीक है जी। Q यह दूसरा फॉर्मूला होता है, Q मीन इंटू A K B K, वेयर Q इज़ द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, Z1 इज़ अ यूटिलाइज क्वांटिटी ऑफ इनपुट 1 और Z2 होता है यूटिलाइज क्वांटिटी ऑफ इनपुट 2, ठीक है जी। A एंड B जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल टायर एंड स्ट्रिंग जो व्हील्स होते हैं आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कार्स, ठीक है। इन सच ए केसेस प्रोडक्शन फंक्शंस कैन बी फॉलो, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल दे रखा था। इसमें Z1 का मतलब होता है यूटिलाइज क्वांटिटी ऑफ इनपुट 1, Z2 का मतलब होता है यूटिलाइज क्वांटिटी ऑफ इनपुट 2 और इसका मिनिमम नंबर ऑफ द टायर यूज एंड नंबर ऑफ द स्ट्रिंग जो कुछ भी इसमें यूज होते हैं वो। चलिए पढ़ते हैं आगे CS प्रोडक्शन फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शंस। चलिए पढ़ते हैं इसको। ये कहता है कि ये थोड़ा कॉब डगलस जो था उससे मिलता जुलता होता है बट इसमें थोड़े कुछ अलग चीज़ें होती हैं। नंबर फर्स्ट है कि जो हमारा CS प्रोडक्शन फंक्शंस होता है ये किसने दिया था, एरो ने, चेनरी ने, मिन्हास ने एंड सोलो ने। किसने दिया था, एरो ने, चेनरी ने, मिन्हास ने और सोलो ने। इन देयर फेमस पेपर ऑफ 1961 डेवलप ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फंक्शंस, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फंक्शंस में CES जो होता है वो होमोजेनियस डिग्री उसकी 1 होती है, ठीक है जी। और इट इम्प्लाई दैट आउटपुट वुड बी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनपुट। अगर हमारा इंक्रीज होता है इनपुट तो हमारा आउटपुट डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जी, क्योंकि इसमें 1 होती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल लेबर एंड कैपिटल हैज़ इंक्रीज बाय द कांस्टेंट फैक्टर्स। अगर हम लेबर और कैपिटल्स को इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट फैक्टर से, दिस प्रोडक्शन फंक्शंस कंसिस्ट द 3 वेरिएबल्स। इसमें 3 वेरिएबल्स को इंक्लूड किया जाता है, Q, लेबर, कैपिटल, 3 पैरामीटर ऑफ A। इसका फॉर्मूला होता है ये Q इजकल टू होता है A ब्रैकेट A मतलब ये वो बोले तो C
सी की पावर होती है माइनस थीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। उसके बाद लेबर की पावर होती है माइनस थीटा, और इस पूरे की पावर होती है 1 माइनस 1 अपॉन में थीटा, वेयर क्यू इज़ द टोटल आउटपुट, सी इज़ द लैब कैपिटल एंड एल इज़ द लेबर। A is the efficiency parameter indicate the state of technology and organization aspect of the productions। A क्या बताता है? efficiency parameter होता है। It is so that the technology and organization change the efficiency parameter lead to A, ठीक है जी। उसके बाद shift in the production functions, Q is alpha, अल्फा होता है distributed parameters and labor and capital intensity factors, coefficient correlation with the relative factors share in the total output, ठीक है। जो थीटा क्या बताता है? सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर होता है विच डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थीटा बताता है। ए मोर देन होता है 0 के, और जो हमारा छोटा ए होता है वो लेस देन होता है 0 के, ठीक है जी। और जो हमारा 1 जो ए होता है वो लेस देन होता है 1 के, मतलब ए हमारा 0 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज सी एस जो होते हैं उसमें होमोजीनियस डिग्री 1 होती है। इफ़ वी इंक्रीज द इनपुट एंड लेबर एंड कैपिटल सी एस प्रोडक्शन फंक्शंस बाई आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज बाई एन फोल्ड। अगर हम एन फोल्ड से अपने इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो उतनी ही डिग्री में हमारा क्या है? आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शंस में होता था। सी एस प्रोडक्शन फंक्शंस जो होती हैं वो रिटर्न टू स्केल्स को डिस्प्ले करती दिखाती है। सी एस प्रोडक्शन फंक्शंस में एवरेज और मार्जिनल जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो इन द वेरिएबल्स जो लेबर एंड कैपिटल की होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होती है, लाइक द ऑल लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस की तरह, ठीक है जी। अबव द प्रॉपर्टी स्लोप ऑफ एन आइसोकांट कर्व्स। आइसोकांट कर्व क्या होता है? जो कि इंडिफरेंस कर्व के जैसा होता है, बट आइसोकांट किसका होता है? प्रोड्यूसर का होता है। इसमें MRTS जो होता है MRTS कैपिटल ऑफ लेबर कैन बी सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन से होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं आगे, जो होता है कि पैरामीटर थीटा इन केस ऑफ सी एस प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो थीटा होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है, ठीक है जी, कि हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे 1 अपॉन में 1 प्लस थीटा, ठीक है जी, 1 अपॉन में 1 प्लस थीटा सॉरी। उसके बाद हम पढ़ते हैं दिस सो द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ कांस्टेंट। ये बताता है कि जो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की है वो क्या है? कांस्टेंट है। विच मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है, मतलब कि थीटा पर। इफ़ अल्फ़ा इजकल टू 1 इज़ अल्फ़ा इजकल टू 0, अगर हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या है? 0 है, तो हमारा जो ए होएगा वो क्या होएगा? 1 होएगा, ठीक है जी। और अगर हमारा जो थीटा है वो क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है, तो हमारा जो ए है वो क्या होएगा? वो ए होएगा 0। क्या है? अगर हमारा जो अल्फ़ा है वो 0 है, अल्फ़ा क्या है? 0 है, तो हमारा ए होएगा 1। अगर हमारा थीटा है इन्फिनिटी तो ए होएगा 0। ए 1 कब है? जब अल्फ़ा 0 है, और थीटा जब इन्फिनिटी है तो ए क्या है? 0 है, ठीक है जी। इफ़ थीटा क्या है हमारा? अगर हमारा जो थीटा है वो क्या है? एक मिनट, अगर हमारा थीटा जो है -0 है, अगर हमारा जो थीटा है ये क्या है? -0 है, -0 है, तो क्या होगा? हमारा ए क्या होगा? इन्फिनिटी होएगा। मतलब अगर हमारा थीटा जो है वो इन्फिनिटी है तो ए 0 है, अगर थीटा जो है -0 है तो ये क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट है इन दोनों में। अगर हमारा अल्फ़ा 0 है तो ए क्या है? 1 है। दिस रिवील दैट ए इजकल टू 1, अगर ए हमारा 1 है तो सी एस प्रोडक्शन फंक्शंस बिकम द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस बन जाते हैं, क्योंकि कॉब डगलस में ए इजकल टू 1 ही होता है, ठीक है जी। अगर इफ़ क्यू हमारा लेस देन 0 है, क्यू क्या है? आउटपुट जो है लेस देन 0 है, तो ए क्या होगा? -0 होएगा, ठीक है, ए क्या होगा? -0 होगा, ठीक है। अगर हमारा जो क्यू है लेस देन 0 है तो ए क्या होगा? -0 होगा। इफ़ हमारा जो बी है वो क्या है? लेस देन इन्फिनिटी है, देन ए लेस देन 1 होगा। देन द आइसोकांट फॉर सी एस प्रोडक्शन फंक्शंस रेंज फ्रॉम राइट एंगल टू स्ट्रेंथ लाइन एज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेंज फ्रॉम 0 to। कहता है कि जो हमारा आइसोकांट होता है सी एस प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए वो किस रेंज में होता है? राइट एंगल से
स्ट्रेंथ एंगल्स की, मतलब स्ट्रेट एंगल की तरह होता है, मतलब 90 डिग्री से स्ट्रेट जो एंगल होता है उसकी तरह होता है। उसके बाद बताता है कि अगर हम क्या करते हैं, लेबर एंड कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन्फिनिटी तो फॉर ईच अदर एंड इंक्रीज इन कैपिटल विल लेस रिक्वायर फॉर लेबर गिवन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ MP of L will increase, thus the MP of input will increase and the output also increase। मतलब एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट होते हैं, अगर उसको इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अब वो पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ CS जो होता है मोर जनरल होता है, ठीक है जी। ये कवर करता है ऑल टाइप ऑफ रिटर्न्स को, ठीक है जी। और कहता है कि ये टेक अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स को भी ये ध्यान में रखता है। और ये क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को कहता है कि टेक अकाउंट्स रॉ मटेरियल्स अमॉन्ग इनपुट्स, जो इतने इनपुट्स होते हैं उनके रॉ मटेरियल क्या हैं। ये कवर फंक्शंस इज़ वेरी इजी टू एस्टिमेट, इसको इज़ वेरी इजी है एस्टिमेट करने में। और ये इट इज़ फ्री फ्रॉम अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, इसमें सारी जो अजम्पशंस होती हैं वो रियलिस्टिक होती हैं, अनरियलिस्टिक नहीं होती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं दोनों फंक्शंस के, इनको कंपेयर करते हैं, CES प्रोडक्शन फंक्शंस को एंड कॉल्ड डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस को। कहता है कि जो CD होता है वो बेस करता है ऑन द ऑब्जर्वेशन की वेजेस रेट इज़ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट पर हेड। जो वेजेस रेट होता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है आउटपुट पर हेड की तरह। एंड और जो CES प्रोडक्शन फंक्शंस होता है वो बेस करता है ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट आउटपुट पर हेड इज चेंजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वेजेस रेट। अगर वेजेस रेट को हम चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाता है, बट जो ये CD है वो ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि कांस्टेंट रहता है। जो CES होता है वो एक लार्ज पैरामीटर है, जबकि CD एक नैरो है, ठीक है जी, ठीक है। ये नैरो कंसेप्ट है। The CD function is on the other hand assumes the assumption of substitutability of the factors that and neglect the complementary of the factors। ये कहता है कि substitutability हो सकते हैं, बट जो CES होता है वाइडर स्कोप होता है एप्लीकेबिलिटी का। उसके बाद CES जो होता है वो कैन बी एक्सटेंट, मतलब इसमें 2 से ज़्यादा इनपुट्स को यूज़ किया जा सकता है, बट CD में क्या होता है 2 ही इनपुट्स होते हैं। और जो CES होता है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कांस्टेंट होती है, बट नॉट नेसेसरी इक्वल टू यूनिटी, कि ज़रूरी नहीं है कि 1 के बराबर हो, बट कांस्टेंट होती है। बट इट रेंज 0 से इन्फिनिटी तक रेंज में हो सकता है CES में फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, बट जो CD होती है वो यूनिटी होती है, इक्वल होती है, ठीक है जी। उसके बाद होता है CES जो होता है कवर करता है कांस्टेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स को, बट जो CD होता है वो ओनली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल्स को ही कवर करता है। उसके बाद पढ़ते हैं लिमिटेशंस। जो CES होता है प्रोडक्शन फंक्शंस कंसीडर ओनली 2 इनपुट्स, इट कैन बी एक्सटेंड टू मोर देन द 2 इनपुट्स, ठीक है जी। इसमें हम 2 से ज़्यादा भी इनपुट्स को भी ले सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकली टू यूज़ इट फॉर द मोर देन 2 इनपुट्स, क्योंकि ये बहुत ही दो से ज़्यादा इनपुट्स को यूज़ कर सकता है, तो ये बहुत ही टिपिकल हो जाता है, कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट इसकी लिमिटेशंस का। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स एंड कैपिटल इंटेंसिटी फैक्टर्स कोफिशिएंट अल्फा इज़ नॉट डायमेंशनलेस, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं थर्ड, उसके बाद डायमेंशनलेस होता है इफ़ द डेटा आर फिटेड टू द CES प्रोडक्शन फंक्शंस द वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी पैरामीटर A कैन नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ 0 एंड ऑफ द यूनिट ऑफ QCL, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं और आगे, ये उसकी सब लिमिटेशंस हैं, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। बस यही है कि उसकी जो अजम्पशंस थी उसकी सबकी क्या कर दी गई है, यहाँ क्रिटिसाइज़ कर दिए गए हैं कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं ये इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ मतलब वेरिएबल्स होते हैं, तो हम इसको अच्छे से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। उसके बाद पढ़ते हैं वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन VES। हमने कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ये किसने दिया था, ये वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ जो प्रोडक्शन फंक्शंस है किसने दिया था, ब्रूनो ने, नोवेक्स ने, लवेल एंड रेवांकर। किसने दिया था, रेवांकर, ब्रूनो and Novax given the production functions. Resulting production function is generalized of CES production functions which pose the desirable property of variable elasticity of substitutions, ठीक है जी। मुझे क्या कहता है, ये लॉगरिथम रिलेशनशिप कंटेन द वेजेस रेट एज वेल एज आउटपुट लेबर कैपिटल रेशियो। क्या बताता है ये, वेजेस रेट के साथ और जो मतलब रिलेशन बताता है कंटेन द वेजेस रेट एज वेल एज कैपिटल लेबर रेशियो टू एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड पर यूनिट ऑफ लेबर्स, ठीक है जी। ये मतलब इनके बीच में रिलेशन बताता है कि आउटपुट और वेजेस रेट के बारे में इसका फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी लॉग डब्ल्यू प्लस सी लॉग के अपॉन में एल। रेशो ऑफ के अपॉन में एल क्या हो गया, ये कैपिटल और लेबर का रेशो हो गया, ठीक है जी। और डब्ल्यू से हो गया हमारा वेजेस रेट, ठीक है। ए एंड बी एंड सी आर द पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। जो ए बी सी है इसमें क्या है, पैरामीटर हैं। ए प्लस बी लॉग डब्ल्यू प्लस सी लॉग के अपॉन में एल, ये है वैल्यू वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है जी। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला। उसमें क्या था, उसमें था 1/1 प्लस में थीटा, कुछ ऐसा था। और इसमें क्या है, इसमें है ये वाला 1/1 माइनस सी, 1/1 माइनस, एक मिनट, 1/1 माइनस सी है, क्या है, b/1 माइनस सी और इंटू इसके नीचे 1 प्लस डब्ल्यू एल अपॉन में आर के, ठीक है। ये है इसका 1/1 माइनस सी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू एल अपॉन में आर के। डब्ल्यू एल एंड आर के आर द शेयर ऑफ द लेबर, ये क्या है, आर द शेयर ऑफ द लेबर को शेयर करना एंड कैपिटल रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी ऑफ वी एस प्रोडक्शन फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टी है, चलिए पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, वी एस जो है सेटिस्फाई करता है द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शंस को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद पढ़ते हैं, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड करता है फिक्स कोफिशिएंट मॉडल्स को भी इंक्लूड करता है, फिक्स कोफिशिएंट मॉडल को भी। और वी एस प्रोडक्शन फंक्शंस मोर जनरल, ये मोस्ट जनरल होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शंस। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें बस इसका फॉर्मूला पढ़ लीजिए, किसने दिया था, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। जो ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शंस होता है वो किसने दिया था, 1967 में जे कैमेंटा ने दिया था, ठीक है जी। और इसमें इसको हम ये जे कैमेंटा ने दिया था फॉर अप्रोक्सीमेशन के लिए ऑफ सी एस प्रोडक्शन फंक्शन को विद द सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज़ के लिए, ठीक है जी। जो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, अगर वो वेरी क्लोज हो जाती है यूनिट 1 के, तो क्या विच इज़ इन केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोडक्शन फंक्शंस की तरह ही हो जाता है ये। और जो ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शंस होता है अप्रोक्सीमेशन के लिए था सी एस प्रोडक्शन फंक्शन बाय द सेकेंड ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल के द्वारा। इसलिए जो किस में आया था, ये ट्रांसीडेंटल लॉगरिथम के से ये जो ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन है उसका नेम आया था। इट इज़ ऑफन यूज इन इकोनॉमिक मैटर में यूज किया जाता है। इट इज़ ए लीनियर इन द पैरामीटर, ये लीनियर है पैरामीटर्स में, ठीक है जी। इससे इट विच मीन ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर कुड बी यूज, इसमें ऑर्डिनर होते हैं, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर्स यूज़ किए जा सकते हैं। इफ़ द इनपुट कैन बी एक्सोजीनियस, अगर इनपुट को अज्यूम किया जाता है एक्सोजीनियस, तो इसमें हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। कहता है कि जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं इसे एनालिटिकल फंक्शंस है दैट डज नॉट सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू एन अलजेब्रिक फंक्शंस। ये उसका कुछ एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है, इन मतलब नेचुरल लॉगरिथम, वाई बोले तो आउटपुट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के बोले तो फिक्स कैपिटल, एल बोले तो एम्प्लॉई। ये कुछ इसका, मैंने इसका फॉर्मूला लिखना भूल गई हूँ, चलिए बाद में लिख देते हैं। बट आपने यही याद रखना है कि ये जे कमेंटा ने दिया था, 1967 में दिया था, और ट्रांसीडेंटल लॉगरिथम्स का से ही इसका नाम आया है। ये सी एस प्रोडक्शन फंक्शन के अप्रोक्सीमेशन के लिए था विद द सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज़ के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद चलिए, थैंक यू सो मच। मैंने आपको बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ा दिया, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू।